नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि खंड 34 लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 15 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या था। गोदान के पात्रों के संबंध में क्या एक असंगत है? गोदान के पात्रों के संबंध में क्या एक असंगत है? तो सही जवाब आपका है प्रश्न 4, यानी ऑप्शन 4, 1 2 3 4। तो इसमें देख लीजिए, सोना रूपा होरा की 2 पुत्रियां हैं, सत्य है। झुनिया भोला की विधवा पुत्री है, गोबर की प्रेमिका पत्नी है, सही है। होरी धनिया गोदान के नायक नायिका हैं, ये भी सही है। लेकिन भोला दाता दीन और गोबर का पिता है, ये गलत है। जबकि भोला, ये विधवा पुत्री देखो यहाँ लिखा है इनके है, ठीक है। कौशिक ने अपने किस उपन्यास में उन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाया है? तो सही जवाब आपका है भिखारणी। भिखारणी में इन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या का उठाया है। माँ भी इनकी रचना है, संघर्ष भी है। कौशिक के 3 उपन्यास हैं, माँ भिखारणी, संघर्ष। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? गोबर गणेश संहिता। तो सही जवाब है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्हीं के रचना का नाम है गोबर गणेश संहिता, और एक रचना का नाम है गोबर गणेश मात्र। ये तब रहेंगे रमेश चंद्र शाह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? तो कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाता है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह जो केवल 6 निबंध लिखकर अमर हो गए हैं। 6 निबंध लिखकर अमर हो गए। पूछा था कौन एक ऐसे हैं जो 6 निबंध लिखकर अमर हो गए हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह। चौथा, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, या किस कथन से, किस निबंध की पंक्तियां हैं? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, किस निबंध की पंक्तियां हैं? तो श्रद्धा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये श्रद्धा से लिया गया है। श्रद्धा की पंक्तियां हैं। ये रामचंद्र शुक्ल की सभी रचनाएं हैं, चिंतामणि में सभी ये संकलित हैं, और पंक्तियां भी रामचंद्र शुक्ल की है। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? किस ग्रंथ में सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा है? तो कवितावली में। कवितावली में राम के बाल रूप की झांकी सबसे ज़्यादा मिलता है। 7वां है, भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन से नवीन यानी पुराने से नए की तरफ करिए। तो सही जवाब है आपका तीसरा, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। संस्कृत पाली, इसको कई बार बताया गया है, आप लोग जान सकते हैं। 8वां है, व्युत्पत्ति को निपुणता किसने माना? व्युत्पत्ति को निपुणता किसने माना? तो सही जवाब है दंडी ने। दंडी नहीं, सॉरी, मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता माना है या कहा है। रुद्रत व क्रोध को शब्द अलंकार मानते हैं, तो इसे अर्थाकल अलंकार मानने वाले कौन है? तो वामन। वामन शब्द अलंकार मानते, अर्थालंकार मानते हैं। 10वां प्रश्न आज का है, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो सही जवाब आपका होगा साहित्य लहरी। ये पद्मावकर की रचना है। साहित्य लहरी ये आपका है सूरदास का है, जबकि यहाँ पद्माकर लिखा गया है। बाकी सब सही है। बसेरे दूर, हरिवंश राय बच्चन, कामानी जयशंकर प्रसाद, लोकायतन सुमित्रनंदन पंत। 11, व्याकरण क्या है? तो व्याकरण भाषा का नियम है। बिना व्याकरण के भाषा के नियम को आप जान नहीं सकते। सही जवाब है भाषा व्याकरण का नियम है। 12 है, लालटेन शब्द है। तो लालटेन शब्द क्या है? विदेशज है, देशज नहीं है, विदेशज है। सही है लैंटर्न। लैंटर्न, लैंटर्न है सही जवाब। लेकिन इसको तद्भवीकरण करके इसको कर दिया गया है लालटेन। ये आपका क्या है? ये विदेशज में भी आएगा। ये विदेशज, जिस तरह से हॉस्पिटल को अस्पताल बोला जाता है, ऑफिसर को अफसर बोला जाता है, उसी तरह लैंटर्न को लालटेन बोला जाता है, इसलिए विदेशी शब्द है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो सही जवाब है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि किंतु लगा है, बता दिया गया है इसमें किंतु परंतु लेकिन अगर मगर सगर पर इत्यादि अगर आ जाता है तो आपका होगा संयुक्त वाक्य ही होगा। 14 है, अभिज्ञ का विलोम। अभिज्ञ का विलोम देखो, ये प्रश्न यहाँ पूछा गया था। अभिज्ञ का अर्थ है,
यानी अभिज्ञ का अर्थ होता है, यानी कि गलत हो गया था। तो अर्थ क्या है? अनेक शब्द के लिए एक शब्द है ना, अभिज्ञ के क्या लिए होगा? तो सब कुछ जानने वाला, कम जानने वाला, जानने वाला, ना जानने वाला। तो सही जवाब आपका है जानने वाला। तो जानने वाला अभिज्ञ, ना जानने वाला अनभिज्ञ, ये सही है। अभिज्ञ, ना जानने वाला, जानने वाला। 15 प्राची का पर्याय शब्दवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है तो पूर्व। प्राची का पर्याय शब्द है तो पर्यायवाची शब्द है तो पूर्व, क्योंकि ये संस्कृत में है। अवाची, प्रतीची, प्राची, उदीची, ये सब उसमें है। इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। तो आज के आपके 15 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं, आपको 15 प्रश्न मिलता है जो जब कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देना होगा। तो पहला प्रश्न है, देख लीजिए, आपके सामने लिखा, आधुनिक काल में चरित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? आधुनिक काल में रामचरित यानी चरित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका और इनमें से कोई नहीं। तो 4 जवाब आपके सामने है, कौन सही है आप इसको दीजिए जवाब। दूसरा है, इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है? इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है? 1469 से 1538, 1574 से 1682, 1398 से 1518 और 1368 से 1468। तो गुरु नानक का जन्म काल कौन सा सही है, ये आपको बताना है। अब तीसरा प्रश्न है, निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? निम्बार्काचार्य ने इसमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो निम्बार्काचार्य ने किसका किया है, ये आपको बताने हैं। चौथा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दर्शन से है, यानी किस दार्शनिक मत से है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो किससे है? आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। अगला प्रश्न है, फ्लैश बैक पद्धति यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, आधा गांव। तो इनमें से कौन सा है प्रथम? तो आपको बताना है। दूसरा आपका है, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अलग अलग बैतरणी, नीला चांद। तो कौन सा है? सही जवाब आपको देना है। अगला है, सातवां, माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? गुनाहों का देवता, आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा, बाबा बटेश्वर नाथ। किसका है आपको बताने हैं। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? जो सोया हुआ जल है उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं। अगला है, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष में विगत 100 वर्षों से हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों से हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो डूबते मस्तूल, आधा गांव, बाबा बटेश्वर नाथ। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला, मृणाल किस उपन्यास की पात्रा है? मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो आपको बताना है कौन है। डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त, जहाज का पंछी। डूबते मस्तूल, त्यागपत्र, विवर्त, जहाज का पंछी। इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? तो मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, उपर्युक्त सभी। ये इनको आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनामों के
साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, श्लिष्ट, इनमें से कोई नहीं। विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, श्लिष्ट, इनमें से कोई नहीं। जो सर्वनाम के साथ विभक्तियां आती हैं उनको कहा जाता है। चारों में से कौन सही है? इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है। तो जा, हा, आ, सा। तो जा, हा, आ और सा कौन घोष वर्ण नहीं है? आप इसको सही जवाब दीजिए। और अंतिम है घोष यानी अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। अघोष और अल्पप्राण ध्वनि है तो टाठा, चाछा, पाफा यानी पाभा और ताचा। टाठा, चाछा, पाभा, ताथा, ताचा। तो इनमें से कौन एक है? सही जवाब आप इसका दीजिए। अगला प्रश्न है घास खाना मुहावरे का अर्थ है। घास खाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक गरीब होना, घोर मूर्खता का परिचय देना, तुच्छ कार्य करना, जल्दी जल्दी में काम बिगाड़ना। जल्दी जल्दी में काम बिगाड़ना। तो सही जवाब क्या है इसको आप बताइए। अंतिम प्रश्न आपका है मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा? व्यंग करना, अपमानित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना और मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी बातों से लज्जित करना। तो सही जवाब कौन सा है? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी प्रश्नों के जवाब दीजिए। और इसी तरह से फिर प्रश्न पाने के लिए प्रत्येक दिन आपको 15 प्रश्न मिलता रहेगा। तो कल के लिए फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।